नमस्कार। राजनीति विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अरस्तू द्वारा किए गए संविधानों के वर्गीकरण पर विमर्श करेंगे, चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। सबसे पहले अरस्तू के द्वारा किए गए संविधानों के वर्गीकरण से पूर्व अरस्तू के संविधान संबंधी विचार क्या है? व्हाट इज़ द अरिस्टोटल व्यूज़ अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन? ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अरस्तू की संविधान संबंधी व्याख्या है वो वर्तमान में जो संविधान की जो परंपरागत व्याख्या है उससे कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है। अरस्तू के अनुसार संविधान राज्य का एक ऐसा संगठन है जिसके द्वारा पदों का वितरण किया जाता है, कि अर्थात राज्य के जो बड़े बड़े पद हैं वो किस आधार पर बांटे जाएंगे, किनको दिए जाएंगे, ये संविधान द्वारा इसका निर्णय किया जाता है। इसके अलावा जो राज्य की सर्वोच्च सत्ता है वो कहाँ रहेगी, उसका निवास स्थान कहाँ होगा, और जो राज्य का लक्ष्य है वो कहाँ पे, उसका लक्ष्य क्या होगा, राज्य की सत्ता का प्रयोग किस लक्ष्य की सिद्धि के लिए किया जाएगा, ये अरस्तू के संविधान संबंधी विचार हैं। ये जो संविधान के अरस्तू के विचार हैं वो वर्तमान संदर्भ में जो संविधान है उससे काफ़ी, आप कह सकते हैं कि काफ़ी अभी जो वर्तमान में संविधान और संविधानवाद की जो धारणा है वो काफ़ी व्यापक है। अरस्तू ने एक सीमित अर्थ में संविधान संबंधी अपने विचार दिए हैं। अरस्तू ने जो संविधान संबंधी अपने विचार दिए हैं वो अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में दिए हैं, और उसके जो संविधान संबंधी जो प्रमुख विचार हैं वो निम्नलिखित हैं। पहले उसने कहा है कि संविधान राज्य का आधार है। उसने कहा है कि भाई संविधान राज्य का आधार है, और राज्य की जो शासन प्रणाली है उसका रूप क्या होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, उसका स्वरूप राजतंत्रात्मक होगा, उसका स्वरूप कुलीन तंत्रात्मक होगा, या उसमें अलग किसी अन्य प्रकार की शासन व्यवस्था होगी, ये निश्चित संविधान द्वारा किया जाता है। राज्य की जो सर्वोच्च सत्ता यानी राज्य का सबसे की जो शक्ति किसमें निहित होगी, ये निर्णय भी संविधान द्वारा किया जाता है कि राज्य की शक्ति किसी एक व्यक्ति में निहित होगी, कुछ व्यक्तियों में निहित होगी, अथवा व्यक्तियों के समूह में निहित होगी। तो राज्य का आधार है, राज्य के अंतर्गत पदों का वितरण कैसे होगा, राज्य के अंतर्गत सर्वोच्च सत्ता कहाँ रहेगी, कितने लोगों के हाथ में रहेगी, ये सब निर्णय संविधान द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त संविधान राजनीतिक समुदाय की जीवन दृष्टि है। इसके द्वारा वो लक्ष्य निर्धारित होते हैं जिनके द्वारा एक लोग राज्य के रूप में संगठित होते हैं। अर्थात राज्य के रूप में संगठित होने के पीछे समुदाय का क्या लक्ष्य है, राज्य अपनी शक्ति का प्रयोग किन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए करेगा, ये बात का निर्धारण संविधान द्वारा ही होता है। आर्थिक वर्ग और वे संविधान में घनिष्ठ संबंध है, और राज्य और सरकार में अंतर है। ये भी अरस्तू का मानना है कि राज्य और सरकार अंतर है। राज्य परिवारों, ग्रामों, नागरिकों का संगठन है, लेकिन सरकार उन नागरिकों का समूह है जो राजनीतिक पद धारण करते हैं और जो राज्य की शासन संबंधी कार्य करते हैं, राज्य की सर्वोच्च शक्ति का उपयोग करते हैं। आप फिर मेरी बात को गौर से सुनिए। राज्य के अंतर्गत रहने वाले सभी लोग आ जाते हैं, लेकिन सरकार में केवल वो राजनीतिक व्यक्ति आते हैं जो बड़े बड़े पदों को धारण करते हैं, जो राज्य की सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हैं और जो शासन संबंधी कार्य करते हैं। अरस्तू ने यह भी कहा है कि संवैधानिक तंत्र, जिसे उसने पॉलिटी या संयुक्त लोकतंत्र का नाम दिया, वो सर्वोत्तम संविधान है। तो एक बार आगे बढ़ने से पहले हम अरस्तू की संविधान के जो उसका अर्थ है उस पर विचार कर ले। अरस्तू के अनुसार संविधान राज्य का आधार है, जिसके आधार पर ये निर्णय होता है कि राज्य की सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित होगी, कितने लोगों के पास निहित होगी, पदों का जो राज्य के बड़े बड़े पद हैं, बड़े बड़े नौकरशाह, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या उस समय के हिसाब से देखा जाए तो शासक, मंत्री, वो किन किन लोगों के पास होंगे, इसका निर्धारण संविधान द्वारा होता है। और अंतोगत्वा राज्य की शक्तियों का प्रयोग या राज्य के कार्यों का प्रयोग किन लक्ष्यों के सिद्धि के लिए किया जाएगा, उन सभी का निर्धारण संविधान द्वारा होता है।
अब अरस्तू का, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि अपनी पुस्तक राजनीति, जिसे इंग्लिश में पॉलिटिक्स कहते हैं, उसमें अरस्तू ने संविधान का अपना वर्गीकरण का विचार दिए हैं। देखिए, उसने संविधान के वर्गीकरण के दो प्रमुख आधार स्वीकारे हैं। पहला संख्यात्मक आधार, दूसरा नैतिक अथवा गुणात्मक आधार। संख्यात्मक आधार का मतलब है कि कितने लोग शासन में भाग लेते हैं, अर्थात कितने व्यक्ति के पास शासन की शक्ति है। वापिस सुनो, संख्यात्मक आधार का मतलब होता है कितने लोगों के पास शासन की शक्ति या शासन के कार्य में कितने लोग सम्मिलित हैं। गुणात्मक अथवा नैतिक आधार का अर्थ ये होता है कि भाई जो शासक है वो अपनी शासन की जो अपनी शक्तियाँ हैं उसका पूर्ति अपने व्यक्तिगत हित या स्वार्थ की सिद्धि के लिए कर रहा है या समाज के सामान्य हित की पूर्ति के लिए कर रहा है। इसके आधार पर उसने राज्य को या राज्य के संविधान को पुनः दो वर्गों में विभाजित किया है। फिर एक बार आगे बढ़ने से पहले संविधान के वर्गीकरण का आधार बता दूं। वर्गीकरण के दो प्रमुख आधार है। पहला है संख्या। संख्या का मतलब है कि भाई राज्य में जो सरकार में कितने लोग शामिल हैं, एक व्यक्ति है सरकार में या कुछ लोग हैं या बहुत सारे लोगों के पास शासन की शक्ति है। तो पहला आधार संविधान के वर्गीकरण का संख्या। दूसरा आधार नैतिकता या गुणात्मकता, अर्थात भाई जो सरकार है वो जनता के हित में कार्य कर रही है या स्वयं के हित में कार्य कर रही है। तो ये दो आधार है। इन दो आधार पर उसने फिर पुनः संविधान को दो वर्गों में बांटा है। पहला है शुद्ध या स्वाभाविक रूप, दूसरा है विकृत रूप। शुद्ध रूप वो होता है जब शासक वर्ग सामान्य हित की पूर्ति के लिए शासन करता है, वो संविधान का शुद्ध रूप होता है। अर्थात जब शासक व्यक्तिगत स्वार्थ की अपेक्षा समाज के सामान्य हित को प्राथमिकता देता है तो संविधान का शुद्ध रूप होता है। किंतु जब शासक समाज के सामान्य हित की उपेक्षा करके स्वयं के स्वार्थों की पूर्ति के लिए शासन करता है तो वो संविधान का विकृत रूप होता है। इस तरह अरस्तु ने संविधान का वर्गीकरण संख्या और गुणात्मक या नैतिकता के आधार पर किया है। उसने संविधान के दो रूप बताए। पहला है संविधान का शुद्ध रूप। शुद्ध रूप वो होता है जब शासक समाज के हित के लिए कार्य करता है, समाज के कल्याण के लिए अपने दायित्वों का निष्पादन करता है। विकृत रूप जब होता है जब सरकार या शासन में शामिल लोग स्वयं के हितों को बल देते हैं, जनता के सामान्य हितों की उपेक्षा करते हैं। तो इन आधारों के आधार पर उसने संविधान का वर्गीकरण किया है। अब उसने संविधान के 3 शुद्ध तथा 3 विकृत रूप बताए। इस प्रकार उसने 6 प्रकार के संविधान बताए हैं। 3 शुद्ध, 3 विकृत। शुद्ध आप समझ गए क्या होता है? शुद्ध होता है जब शासक जनता के कल्याण के लिए कार्य करता है। विकृत होता है जब शासक स्वयं के हित के लिए कार्य करता है। तो इसके आधार पर उसने 6 संविधान बताए, 6 प्रकार के, 3 शुद्ध, 3 विकृत। पहला है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार वर्गीकरण करा है। आप आपके स्क्रीन पे जो चार्ट प्रदर्शित हो रहा है इसको ध्यान से देखिए। उसने संविधान के 2 रूप बता रखे हैं, शुद्ध और विकृत। जैसे मैंने आपको बताया, प्योर फॉर्म और करप्ट फॉर्म। प्योर फॉर्म व्हेन जो शासक है वो जनता के हित में काम करते हैं। करप्ट फॉर्म जब शासक स्वयं के हित में काम करते हैं। मैंने ये भी बताया क्या कि एक वर्गीकरण का आधार शासकों की संख्या भी थी। तो इनके आधार पर उसने शासन का वर्गीकरण किया है। उसने कहा है कि यदि एक व्यक्ति का शासन, शासकों की संख्या एक व्यक्ति का शासन हो यानी रूल ऑफ 1 हो, यानी एक ही व्यक्ति के पास शासन हो, तो शासन 2 प्रकार से हो सकता है। शुद्ध शासन हो तो राजतंत्र होगा, विकृत शासन हो तो निरंकुश होगा। शुद्ध शासन हो तो राजतंत्र होगा, विकृत शासन हो तो निरंकुश होगा। यानी यदि एक व्यक्ति का ही शासन हो तो भी शासन 2 प्रकार का हो सकता है। यदि एक व्यक्ति के पास सत्ता हो पर उस सत्ता का प्रयोग वो जनता के हित के लिए करे तो शासन का शुद्ध रूप होगा और उसने क्या बोला है, मोनार्की या राजतंत्र। पर जब वो व्यक्ति जनता पर अत्याचार करने लग जाए, जनहितों की उपेक्षा करने लग जाए और स्वहित के लिए काम करने लग जाए तो शासन का वो रूप क्या होगा, निरंकुश तंत्र। यानी जब एक व्यक्ति के पास शासन हो और वो शासन का उपयोग जनता के हित में कर रहा है तो राजतंत्र होगा, और जनता के हितों से विमुख होकर खुद के हितों की पूर्ति के लिए शासन कर रहा है तो निरंकुश तंत्र होगा। इसी तरह यदि शासन की शक्ति एक से ज़्यादा लोगों के पास है यानी कुछ लोगों के पास है तो भी शासन 2 प्रकार से हो सकता है।
शुद्ध रूप में कुलीन तंत्र, जिसको अंग्रेजी में एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, और विकृत रूप में धनिक तंत्र, जिसको ओलिगोक्रेसी कहते हैं। यानी कुछ व्यक्तियों के पास शासन की शक्ति हो, और जब वो कुछ व्यक्ति शासन का उपयोग जनता के हितों के लिए करेंगे तो वो शासन कुलीन तंत्र होगा, जो कि एक शुद्ध संविधान का रूप है। लेकिन जब वो कुछ व्यक्ति बस केवल अपने व्यक्तिगत हितों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेंगे तो वो रूप धनिक तंत्र होगा। इसी तरह यदि शासन की संख्या अनेक व्यक्तियों के पास है तो भी दो तरह के शासन हो सकता है, संवैधानिक तंत्र, जिसको उसने अंग्रेजी में पॉलिटी बोला है, सैयद लोकतंत्र बोला है, या फिर लोकतंत्र या भीड़ तंत्र, जिसको आधुनिक भाषा में डेमोक्रेसी बोलते हैं। यानी जब शासन की शक्ति अनेक लोगों के पास है तो भी शासन के दो रूप हो सकते हैं। यदि वो लोग जनता के हित में कार्य कर रहे हैं तो वो संवैधानिक तंत्र, सैयद लोकतंत्र या पॉलिटी कहलाएगा, और यदि वो खुद के हितों के लिए कार्य कर रहे हैं तो वो तंत्र लोकतंत्र या भीड़ तंत्र कहलाएगा। तो कुल मिला के एक बार फिर मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अरस्तू ने संविधान का वर्गीकरण का आधार दो प्रकार से माना है। पहला आधार उसने संख्या मानी है, दूसरा आधार उसने नैतिकता या उद्देश्य माना है। संख्या का मतलब है कि भाई कितने लोगों के पास शासन है, एक के पास, कुछ के पास या अनेक के पास। नैतिकता या उद्देश्य का मतलब है कि शासन की शक्तियों का प्रयोग स्वयं शासक अपने हितों के लिए कर रहा है या जनहितों के लिए कर रहा है। इसके आधार पर उसने शुद्ध और विकृत रूप में संविधान बताए और 6 प्रकार बताए, 3 शुद्ध 3 विकृत। उसके अनुसार सबसे पहले है राजतंत्र। जब शासन की शक्ति किसी एक व्यक्ति के पास होती है, वो व्यक्ति प्रतिभा संपन्न और सद्गुणी होता है और जनता के हित में कार्य करता है, तो वो राजतंत्र या मोनार्की कहलाता है। पर वही व्यक्ति जब खुद के हितों में कार्य करने लग जाता है तो ये राजतंत्र का ये रूप विकृत हो जाता है और ये निरंकुश तंत्र के रूप में कहलाता है। यानी एक व्यक्ति के पास शासन हो तो वो दो तरह से हो सकता है। जनता के हित में काम कर रहा है तो राजतंत्र होगा जो शुद्ध शासन होगा, स्वयं के हित में कार्य कर रहा है तो निरंकुश तंत्र होगा जो विकृत रूप होगा। कुछ लोगों के पास शासन हो तो वो धनिक तंत्र या कुलीन तंत्र कहलाता है, जो गुणों में बड़े श्रेष्ठ होते हैं। पर यही कुछ लोग जब शासन की शक्ति का प्रयोग अपने हितों के प्रयोग, अपने वर्गीय हितों के लिए करने लग जाते हैं तो ये शासन धनिक तंत्र या अल्पतंत्र कहलाता है, और ये शासन गुणों की दृष्टि से बहुत हीन होता है। शासन का जब शासन अनेक लोगों के पास होता है तो भी वो दो तरह का हो सकता है। यदि वो जनता के हित में हो रहा है तो उसे संयुक्त लोकतंत्र, संवैधानिक तंत्र या पॉलिटी कहेंगे, जिसे अरस्तू ने सर्वश्रेष्ठ शासन माना है। इसके अंतर्गत राज्य की प्रभुसत्ता मध्यम वर्ग के हाथ में होती है। ये शासन का सबसे बढ़िया रूप है। अगर ये शासन स्वयं के हितों को प्राथमिकता देने लग जाए, जनहितों के लिए की उपेक्षा करने लग जाए, तो ये लोकतंत्र या भीड़तंत्र कहलाता है जो डेमोक्रेसी है। ये संवैधानिक तंत्र का विकृत रूप है। इसके अंतर्गत प्रभुसत्ता निर्धन वर्ग के हाथ में केंद्रित हो जाती है और ये लोग अपने हितों में शासन करते हैं। आप ये चार्ट दोबारा देखिए, फिर आप समझिए कि शासकों की संख्या के आधार पर एक व्यक्ति के पास शासन है, कुछ व्यक्तियों के पास है या अनेक व्यक्तियों के पास है, और फिर उनका उद्देश्य क्या है, जनता के हित है या खुद के स्वार्थ की पूर्ति है। तो शुद्ध और विकृत इस तरह से उसने 6 बताए। तो अब इन 6 में सबसे जो अरस्तू ने जो सबसे शासन बताया वो संवैधानिक तंत्र या पॉलिटी है। अरस्तू का मानना है कि सबसे श्रेष्ठ शासन व्यवस्था संवैधानिक तंत्र या पॉलिटी है, क्योंकि संवैधानिक तंत्र और पॉलिटी में शासन मध्यम वर्ग के पास होता है, रूल ऑफ लॉ होता है, कोई व्यक्ति सर्वोच्च नहीं होता, कानून सर्वोच्च होता है, सब व्यक्ति समान होते हैं, सबके समान अधिकार अवसर होते हैं, मध्यम वर्ग के पास शासन होता है। और ये शासन कुलीन तंत्र और लोकतंत्र की श्रेष्ठता का मिश्रण है। जहाँ तक अरस्तू के संविधान के वर्गीकरण की विशेषता है तो पहले मैंने बता दिया कि शासन के उद्देश्य को उसने महत्व दिया है कि वो खुद के हितों के उद्देश्य से शासन कर रहा है या जनहित के उद्देश्य से शासन कर रहा है। मैंने ये भी बताया कि उसने ये भी माना है कि भाई कि शासन क्या बोलते हैं कि शासन की जो सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है वो संवैधानिक तंत्र है, जिसे उसने सैयद प्रजातंत्र या पॉलिटी बोला है, जिसमें क्या बोलते हैं मध्यम वर्ग का शासन होता है, जिसमें रूल ऑफ लॉ यानी विधि का सर्वोच्चता होती है, विधि का शासन होता है, जिसमें कुलीन तंत्र और लोकतंत्र की अच्छाइयों को समावेशित किया जाता है और बुराइयों से बचा जाता है। तो अरस्तू ने उद्देश्य को महत्व दिया, अरस्तू ने शासन के आर्थिक आधार को महत्व दिया है, अरस्तू ने संवैधानिक तंत्र को या पॉलिटी को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था मानी है।
इसके साथ साथ अरस्तू के संविधान के वर्गीकरण की एक जो प्रमुख विशेषता है वो है शासन में परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत। आप फिर सुनिए, शासन के परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत, जिसके अंतर्गत अरस्तू का मत है कि कोई भी संविधान सदैव के लिए स्थायी और शाश्वत नहीं होता, अपितु परिस्थितियों के अनुसार संविधान बदलते रहते हैं। यानी अरस्तू का मानना है कि चाहे राजतंत्र हो, चाहे लोक पॉलिटी हो, चाहे कुलीन तंत्र हो, कोई भी शासन व्यवस्था हमेशा नहीं रहता, बल्कि परिस्थितियों के प्रभाव से ये निरंतर बदलते रहते हैं। और ये जो संविधानों में परिवर्तन एक निश्चित चक्रीय क्रम में होता है। सबसे पहले उसके अनुसार राजतंत्र होता है, किंतु बाद में राजा विकृत हो जाता है, वो अत्याचारी हो जाता है, स्वहितों के लिए कार्य करने लग जाता है, तो शासन की वो व्यवस्था निरंकुश तंत्र में बदल जाती है। निरंकुश तंत्र के अत्याचार से दुखी होकर राज्य के संपन्न और प्रभावशाली लोग क्रांति करके निरंकुश तंत्र का अंत करके सामान्य स्थिति में कुलीन तंत्र की स्थापना करते हैं, किंतु कालांतर में कुलीन तंत्र भी विकृत हो जाता है और धनिक तंत्र की स्थापना होती है। इनके कुशासन से पीड़ित अधिकांश मध्यम वर्गीय नागरिक धनिक तंत्र का अंत करके संवैधानिक तंत्र या सैयद प्रजातंत्र की स्थापना करते हैं। कालांतर में संवैधानिक तंत्र भी भ्रष्ट हो जाता है और अपने विकृत रूप लोकतंत्र या वीर तंत्र में बदल जाता है। इससे कुशासन का अंत किसी ऐसे वीर पुरुष द्वारा किया जाता है जो अनेक गुण से संपन्न होता है, जिसे नागरिक नायक मानते हैं। वो पुनः राजतंत्र की स्थापना करते हैं, अर्थात ये संविधान में परिवर्तन चक्रीय क्रम से चलता रहता है। तो जो अरस्तू का संविधान का वर्गीकरण है, हम समझ गए। सबसे पहले उसने बोला कि संविधान का मतलब जो राज्य का आधार होता है, जिसके द्वारा राज्य के पदों का वर्गीकरण किया जाता है, जिसके द्वारा राज्य की सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित है ये निश्चित किया जाता है, जिसके द्वारा शासन के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। पहली बात, संविधान का वर्गीकरण उसने संख्या के आधार पर किया, उद्देश्य के आधार पर किया है। 3 विकृत और 3 शुद्ध रूप बताएं। लेकिन उसने ये भी बोला है कि ये जो वर्गीकरण है, ये जो संविधान है, ये कोई उसमें सर्वश्रेष्ठ संविधान है संवैधानिक तंत्र, जिसमें मध्यम वर्ग के पास सत्ता है, रूल ऑफ लॉ है, विधि का शासन है। पर उसने ये भी बताया कि इसमें कोई भी एक शासन व्यवस्था हमेशा स्थायी नहीं रहती। सबसे पहले राजतंत्र होता है, फिर वो राजा निरंकुश हो जाता है तो निरंकुश तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। कालांतर में लोग उससे दुखी होकर उसके विरुद्ध क्रांति कर देते हैं, कुछ लोग अच्छा शासन की स्थापना करते हैं तो कुलीन तंत्र होता है। पर बाद में वो लोग भी अपने हितों के लिए कार्य करने लग जाते हैं तो फिर वो कुलीन तंत्र वर्गतंत्र में बदल जाता है। फिर जनता उसके विरुद्ध विद्रोह कर देती है, शासन शक्ति अपने हाथ में ले लेती है, तो वो पॉलिटी या संवैधानिक लोकतंत्र कहलाता है। लेकिन बाद में वही लोकतंत्र वीर तंत्र में परिवर्तित हो जाता है। फिर पुनः कोई एक वीर साहसी जिसे जनता नायक मानती है वो सामने आता है और क्रांति के माध्यम से सत्ता अपने हाथ में लेकर राजतंत्र की पुनः स्थापना कर लेता है। और ये क्रम निरंतर चलता रहता है, यानी कोई भी व्यवस्था स्थायी नहीं है। तो ये आज हमने अरस्तू के संवैधानिक तंत्र का संविधान के वर्गीकरण का विचार पढ़ा। इसकी आलोचना की जाती है। आलोचना, सबसे बड़ी आलोचना तो ये है कि अरस्तू जो ये बोलता है कि भाई कोई भी संविधान स्थायी नहीं होता, ये अव्यवहारिक, अवैज्ञानिक और मतलब इसका औचित्यहीन उसका कथन है, औचित्यहीन विचार है। क्योंकि वर्तमान में देखा जाए कि जैसा हमारे देश में 26 जनवरी 1950 को जिस लोकतंत्र और गणतंत्र की स्थापना की, आज तक वो चल रहा है, पश्चिमी देशों में भी ये चल रहा है। तो ऐसा कहना कि संविधान में निरंतर बदलाव होते रहते हैं, ये बात कुछ जमी नहीं। हो सकता है उस युग में प्रासंगिक हो, पर आज नहीं। इसी तरह लोकतंत्र जो आज अपनी बुराइयों के बावजूद भी जिसे सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था के रूप में गिना जाता है, उसे उसने भीड़तंत्र और एक विकृत शासन व्यवस्था के रूप में देखा है, वो भी सही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, ये वस्तुतः संविधान का वर्गीकरण ही नहीं है, बल्कि ये तो सरकारों का वर्गीकरण किया है उसने। लेकिन इस आलोचनाओं के बावजूद भी अरस्तू के बचाव में हम ये कह सकते हैं कि अरस्तू ने संविधानों के तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा तुलनात्मक राजनीति के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संविधान के तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक राजनीति के जो विकास है, एक नए उपागम के उदय में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साथ ही संविधान के जो वर्गीकरण के जो शुरुआत है वो भी अरस्तू से मानी जा सकती है। तो मुझे लगता है आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग था, आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित आपकी कोई भी प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।